गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कॉस्टिंग का आज हम एक बहुत ही अच्छा चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है यूनिट, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग, जिसको हम कॉस्ट शीट भी कह सकते हैं। मतलब आज हम कॉस्ट शीट के चैप्टर को रिवाइज करने वाले, आज हम बैच कॉस्टिंग को रिवाइज करने वाले, आज हम जॉब कॉस्टिंग को रिवाइज करने वाले हैं। मतलब आज हम एक साथ 3 मेथड को रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट शीट से, जिसको हम यूनिट कॉस्टिंग भी कह सकते हैं। यूनिट कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट शीट, ठीक है। चलिए, यूनिट कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट है। जैसे हम अकाउंट्स में ट्रेडिंग P&L बनाते हैं, जिससे कि प्रॉफिट और लॉस को हम कैलकुलेट कर सकें। तो कॉस्टिंग में प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए एक कॉस्ट शीट बनती है। अब उसका फॉर्मेट क्या है, फटाफट से फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में सबसे पहले हम लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या लिखते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं डायरेक्ट वेजेज, और फिर हम लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को जब हम टोटल करते हैं तो हम उसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट कहते हैं। फिर हम इसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड को। जितने भी हमारे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है हम उसको ऐड करते हैं। हम इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस को, और हम इसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को। क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को लेस करते हैं। इसका जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। क्या कहते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट। हम इसके रिजल्ट को कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कहो चाहे इसको ऑफिस ओवरहेड को, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड करने से जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, और हम इसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। लेस क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स हम इसमें से लेस करते हैं। तो जो रिजल्ट आता है हम उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम उसमें ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है हम उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, या फिर हम इसको कह सकते हैं टोटल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद हम लिखते हैं सेल्स को। तो जो डिफरेंस होता है हम उसको कहते हैं प्रॉफिट, या फिर हम इसको कहते हैं लॉस। ठीक है, ये कॉस्ट शीट, ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, जिसमें सबसे पहले हम लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों मिलकर प्राइम कॉस्ट। उसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड को, ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को। जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को। जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को, तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर सेल्स देखते हैं तो डिफरेंस आता है प्रॉफिट या लॉस। ये बिल्कुल आपको फॉर्मेट एकदम रट्टे मारना है, ठीक है। अच्छा, ये जो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है ये कैसे आता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इक्वल्स टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। बाकी ज़्यादातर एक्सपेंसेस आपको दे रखे होते हैं, बस आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाना होता है, ठीक है। अब इसी फॉर्मेट के बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आप देखिए,
अच्छा, बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कॉस्ट शीट में नहीं लेते, और बहुत सारी इनकम भी ऐसी होती है जो कॉस्ट शीट में नहीं आती। कौन कौन से एक्सपेंसेस और कौन कौन सी इनकम कॉस्ट शीट में नहीं आती? बैड डेट्स, डिस्काउंट, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट, कोई भी तरह का प्रोविजन वो कॉस्ट शीट में नहीं आता। डिविडेंड अगर हम पे करते हैं तो कॉस्ट शीट में नहीं आता। किसी एसेट को सेल किया, उसको सेल करने से प्रॉफिट या लॉस हुआ, वो कॉस्ट शीट में नहीं आता। इसके अलावा अगर हमने किसी रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है, हमने कोई भी तरह का रीज़न या कोई भी तरह का प्रोविज़न बनाए, तो वो कॉस्ट शीट में नहीं आता। बहुत सारी इनकम है वो कॉस्ट शीट में नहीं आती, जैसे डिविडेंड की इनकम, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, ये सारी इनकम भी कॉस्ट शीट में नहीं आती। तो कॉस्ट शीट में बहुत सारी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस और बहुत सारी फाइनेंशियल इनकम को हम कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते। चलिए अब बनाते हैं इसका, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 52। मेसर्स PQR लिमिटेड सबमिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 2023। सेल्स फॉर द ईयर 55 लाख, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, फिनिश गुड्स का, वर्क इन प्रोग्रेस का, परचेज 22 लाख, मटेरियल ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मटेरियल इन्वेंट्री मतलब रॉ मटेरियल का स्टॉक, ओपनिंग क्लोजिंग, डायरेक्ट लेबर हमें दे रखी है, फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट का 60%, इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, फिनिश गुड्स और WIP, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सेल्स का 10%, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सेल्स का 5%। हमें क्या बनानी है? हमें बनानी है कॉस्ट शीट। चलिए वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं। आप लिखिए कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये कैसा आता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विच इज 60,000 प्लस हमने परचेज किया 22 लाख का मटेरियल और माइनस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का 80,000, इट इज़ 21 लाख 80,000। फिर हम इसमें लिखते हैं डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज हमें यहाँ दे रखी है 13 लाख, डायरेक्ट वेजेज दे रखी है 13 लाख, तो हमें मिल जाएगी प्राइम कॉस्ट 21 लाख 80,000 प्लस 13 लाख, इट इज़ 34 लाख 80,000। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दे रखे, अगर होते तो प्राइम कॉस्ट में उसको भी इंक्लूड करते। अब हम इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो लेबर की कॉस्ट का 60% है। लेबर की कॉस्ट कितनी है? 13 लाख। 13 लाख का 60% होता है 7 लाख 80,000। 7 लाख 80,000 इसमें फैक्ट्री ओवरहेड के ऐड करेंगे। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है क्वेश्चन में, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 80,000 और हमें वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है और उसका अमाउंट हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1,20,000। 1,20,000 तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। क्या मिल जाएगी? फैक्ट्री कॉस्ट 34,80,000 में प्लस करेंगे 780, प्लस करेंगे 80,000, माइनस करेंगे 1,20,000, 42,20,000 इज फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड सेल्स का 5% है और सेल्स हमें दे रखी है 55 लाख। 55 लाख का 5% होता है 2,75,000। इसको ऐड करने से हमें मिलेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 42,20,000 प्लस 2,75,000 इट इज़ 44,95,000। इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स हमें यहाँ पर दे रखा है 1,40,000 ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का हमें दे रखा है 1,60,000। 1,60,000 तो हमें मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विच इज़ 44,75,000। फिर हम इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमें क्वेश्चन में दे रखा है सेल्स का 10% है। हमारी सेल्स है 55 लाख, इसका 10% सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 5,50,000।
तो हमें मिल जाएगी टोटल कॉस्ट 44,75,000 प्लस 550, टोटल कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स 50,25,000, इट इज़ कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब टोटल कॉस्ट। फिर हम एक लाइन छोड़कर लिखेंगे सेल्स, और हमारी सेल्स हमें दे रखी है 55 लाख, तो हमें प्रॉफिट मिलेगा 4,75,000। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी हमें कॉस्ट शीट बनानी है। क्वेश्चन नंबर 53, द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ VMS लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2017। डायरेक्ट वेजेज 20,000 है, और ये जो डायरेक्ट वेजेज है 20,000, ये वर्क्स ओवरहेड का मतलब होता है फैक्ट्री ओवरहेड, ये फैक्ट्री ओवरहेड का 125% है, मतलब ये जो 20,000 है ये फैक्ट्री ओवरहेड का 125% है। तो फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकालेंगे, 20,000 डिवाइडेड बाय 125%, 16,000 फैक्ट्री ओवरहेड आएंगे 16,000। 16,000 का आप 125% करोगे तो 20,000 होगा। रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स तीनों का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखे हैं, सेल्स दे रखी है। कंपनी मेंटेन प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, 25% कॉस्ट, सेल्स का 20% होता है, कॉस्ट का 25% मतलब सेल्स का 20%। हमें कॉस्ट शीट बनानी। पता है इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, इस क्वेश्चन में दिक्कत यह है कि रॉ मटेरियल की परचेज नहीं दे रखी है। तो ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल पता है, क्लोजिंग स्टॉक पता है, मगर परचेज नहीं पता, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं आएगा। जब कंज्यूम नहीं आएगा तो कॉस्ट शीट कैसे स्टार्ट होगी, है ना। सबसे पहले तो रॉ मटेरियल कंज्यूम भी लिखते हैं। तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, समझना आप लोग, उल्टा सीधा करके इसको बनाना पड़ेगा। कॉस्ट शीट कैसे, सबसे पहले हम लिख तो देते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज नहीं दे रखी है, लिख लेते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। जो डिटेल दे रखी है वो एक बार लिख लेते हैं। डायरेक्ट वेजेज हमें दे रखी है 20,000, तो यहाँ लिख लेते हैं प्राइम कॉस्ट। अभी तक रॉ मटेरियल कंज्यूम का अमाउंट हमें पता नहीं है, प्राइम कॉस्ट। इसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, और हमें फैक्ट्री ओवरहेड 20,000 डिवाइडेड बाय 125% मतलब वर्क्स ओवरहेड, वो हमें अभी हमने कैलकुलेट किया 16,000 रुपये। ऐड इसमें करेंगे ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, और हम इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस हमें दे रखा है 8,000, क्लोजिंग दे रखा है 4,000, 8,000 और क्लोजिंग दे रखा है 4,000, तो हमें इससे मिल जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखें। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस 10,000 दे रखें, तो इससे हमें मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट मिल जाएगी। इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का हमें दे रखा है 10,000, क्लोजिंग दे रखा है 5,000, ये दे रखा है 10,000 और ये दे रखा है 5,000। इससे हमें मिलेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड हमें यहाँ दे रखे हैं 15,000 सेलिंग ओवरहेड। इससे हमें मिलेगी टोटल कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर हम लिखेंगे प्रॉफिट और फिर हम लिखेंगे सेल्स हमें पता है, हमें क्वेश्चन में सेल्स दे रखी है विच इज़ 125। चलिए सेल्स तो लिख लेते हैं 125। प्रॉफिट कॉस्ट का 25% है मतलब सेल्स का 20%, तो हमारी सेल्स कितनी है 125, इसका 20% होता है 25,000, मतलब हमारा प्रॉफिट 25,000 है। तो क्या हम रिवर्स चलते हुए पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो सेल्स 125 है, प्रॉफिट 25 है, तो हमारी कॉस्ट हो गई 1 लाख। अब जब रिवर्स चलते हैं ना, तो जो माइनस हो रहा है उसको प्लस करो, जो प्लस हो रहा है वो माइनस करो, ऊपर चलते जाएंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स 1 लाख है, इस 1 लाख में से 15,000 हमें माइनस करने हैं, तो यहाँ पहुँचेंगे 85,000, ये 85 आएगा। अब इसमें प्लस करना है 5,000, मतलब जो माइनस हो रहा है प्लस करो, जो प्लस हो रहा है माइनस करो। जब रिवर्स चलते हैं तो प्लस करेंगे 5,000, माइनस करेंगे 10,000, तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगी 80,000। इसमें से माइनस करेंगे 10,000, तो हमें फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगी 70,000। इसमें प्लस करेंगे 4,000, माइनस करेंगे 8,000, माइनस करेंगे 16,000, तो हमें प्राइम कॉस्ट मिल जाएगी 50,000। 20,000 माइनस करेंगे तो हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम मिल जाएगा 30,000। और आप चाहो तो रॉ मटेरियल कंज्यूम से रॉ मटेरियल परचेज निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं? देखो परचेज कैसे निकालते हैं, परचेज इक्वल्स टू कंज्यूम्ड प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। मतलब कंज्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग।
तो कंज्यूम से परचेज निकालने के लिए उल्टा चलना पड़ेगा, क्लोजिंग को ऐड करना पड़ेगा, ओपनिंग को माइनस करना पड़ेगा। कंज्यूम कितना निकाला हमने? कंज्यूम हमने निकाला 30,000। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? रॉ मटेरियल का क्लोजिंग है 20 और ओपनिंग है 10। 20 को ऐड करेंगे, 10 को लेस करेंगे तो हमें परचेज का फिगर मिल जाएगा 40,000। खत्म। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, ये कॉस्ट शीट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे बैच कॉस्टिंग। Z लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड 200 टाइपराइटर इन द ईयर 2017। इट्स समराइज। ये 2017 का हमें ट्रेडिंग P&L दे रखा है और इस समय हमने 200 टाइपराइटर बनाए थे। अब 2018 में 300 टाइपराइटर बनाएंगे, तो 300 टाइपराइटर बनाने की कॉस्ट शीट बनानी है, ठीक है। मटेरियल की रेट 25% बढ़ेगी, वेजेज पर यूनिट 10% बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस विल इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ कंबाइंड मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। मटेरियल की जो ये जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, वो मटेरियल और लेबर के कंबाइंड प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट रिमेन अनचेंज। सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन अनअफेक्टेड। विल रिमेन अनअफेक्टेड का मतलब है फिक्स कॉस्ट है, बाकी के जो खर्चे हैं। इसका मतलब बाकी कौन से खर्चे बचे? ये जो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस ये फिक्स्ड है, ये जनरल एक्सपेंसेस फिक्स्ड है और ये रेंट और टैक्स फिक्स्ड है, ठीक है। प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट, ठीक है। आपको कॉस्ट शीट बनानी और फिर सेलिंग प्राइस पता करनी है। अगर हम सेलिंग प्राइस पे 10% प्रॉफिट चाहते हैं तो सेलिंग प्राइस भी बतानी है। तो कॉस्ट शीट ईयर 2018, कॉस्ट शीट ईयर 2018। सबसे पहले रॉ मटेरियल। अभी रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 1,20,000 और हमने कितने टाइपराइटर बनाए? 200। मगर अब कितने बनाएंगे? 300। तो 300 टाइपराइटर पे मटेरियल की कॉस्ट आएगी, मगर यहाँ लिखा हुआ है कि मटेरियल की जो रेट है वो 25% से बढ़ गई, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा 25%। मतलब 1,20,000 आपको मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है 200 टाइपराइटर में। अब 300 टाइपराइटर बनाएंगे तो पहले तो प्रोपोर्शनली चेंज किया कि 200 पे अगर इतना है तो 300 पे कितना, फिर हमने 25% रेट बढ़ गई तो उसका इंक्रीज कर दिया। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1,20,000 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 300 प्लस 25%, 2,25,000 मटेरियल की कॉस्ट। उसके बाद डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज कैसे? सेम इसी तरह से 180 अभी डायरेक्ट वेजेज कितनी यूनिट पर? 200 यूनिट पे, तो 300 टाइपराइटर पे और उसमें प्लस करेंगे वेजेज की रेट 10% इंक्रीज हो गई, प्लस 10%। तो 1,80,000 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 300 प्लस 10%, 2,97,000 डायरेक्ट वेजेज। दोनों मिलकर प्राइम कॉस्ट हो जाएगी आपकी 5,22,000 प्राइम कॉस्ट। उसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड समझना कैसे आएगा, इसका पॉइंट अच्छा है। देखो लास्ट ईयर फैक्ट्री ओवरहेड कितने थे? 75,000 और लास्ट ईयर मटेरियल और वेजेज दोनों मिलकर कितने थे? 3 लाख। तो लास्ट ईयर 75,000 के फैक्ट्री ओवरहेड थे और मटेरियल और वेजेज की कॉस्ट मिलाकर 3 लाख रुपए थी। तो जब मटेरियल और वेजेज की कॉस्ट 3 लाख थी तो फैक्ट्री ओवरहेड 75,000 था। अब मटेरियल और वेजेज की कॉस्ट मिलाकर कितनी हो रही है? 522। तो 522 अगर मटेरियल और लेबर की कॉस्ट होती है तो फैक्ट्री ओवरहेड कितने लगेंगे? मतलब फैक्ट्री ओवरहेड प्रोपोर्शनली चेंज हो रहे हैं, मटेरियल और लेबर के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट ईयर मटेरियल और वेजेज मिलकर 3 लाख रुपए थी, 75,000 के ओवरहेड थे फैक्ट्री ओवरहेड, तो 75,000 के फैक्ट्री ओवरहेड 3 लाख रुपीस की प्राइम कॉस्ट पे होते हैं। तो अब प्राइम कॉस्ट 522 है तो फैक्ट्री ओवरहेड कितने होंगे? 75,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 522, इट इज 1,30,500। तो हमें क्या मिलेगा? 522 प्लस 1,30,500, इट इज 6,52,500 फैक्ट्री कॉस्ट। WIP का स्टॉक नहीं दे रखा है, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो दे रखे हैं ना, देखिए ये 3 एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दे रखे हैं, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस और रेंट और टैक्स, और ये तीनों ही फिक्स्ड है। मतलब लास्ट ईयर जितने थे इस साल भी इतने ही लगेंगे। 90,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000, ये तीनों मिलकर 135। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 135, 652,500 प्लस 135 इक्वल 787,500, इट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, यहाँ पर फिनिश गुड्स का स्टॉक नहीं है, ओपनिंग भी नहीं है, क्लोजिंग भी नहीं है, इसमें ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड।
अब सेलिंग ओवरहेड के बारे में दे रखा है कि पर यूनिट सेम है, पर यूनिट सेम है। तो लास्ट ईयर सेलिंग एक्सपेंसेस कितने थे? 45,000। लास्ट ईयर सेलिंग एक्सपेंसेस 45,000 थे और यूनिट कितनी थी? 200 यूनिट थी। तो पर यूनिट कितने थे? 45,000 डिवाइडेड बाय 200, पर यूनिट थे 225 रुपए। अब यूनिट कितनी है? अब यूनिट 300 है, तो मल्टीप्लाई बाय 300, अब होंगे 67,500 और हमें मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी मिलेगी? 7,87,500 प्लस 67,500, इट इज 855 इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें प्रॉफिट ऐड होगा तो हमें मिल जाएगी सेल्स। अब यहाँ पे भी कैलकुलेशन समझना, ठीक है। हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें प्रॉफिट कितना चाहिए? सेल्स का 10% प्रॉफिट चाहिए। मतलब अगर मेरी सेल्स 100 है तो मेरा प्रॉफिट 10, तो मेरी कॉस्ट 90 ही हुई। तो ये जो मेरी कॉस्ट है 855, ये 90% है। तो सेल्स कैसे निकालूंगा? 855 डिवाइडेड बाय 90%, 9,50,000। मेरी सेल्स होगी 950 माइनस 855, मेरा प्रॉफिट होगा 95,000। अब आप चेक कर सकते हो 9,50,000 का 10% 95,000 होता है, बराबर मिल गया। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी हो गई? सेलिंग प्राइस पर यूनिट, टोटल सेल्स 9,50,000 और कितनी यूनिट्स है? 300। 9,50,000 डिवाइडेड बाय 300, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 3166.67। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉस्ट शीट का क्वेश्चन नंबर 54। अब हम नेक्स्ट करते हैं बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग का मतलब होता है कि जब हम बैच वाइज कॉस्टिंग करते हैं तो हम उसको कहते हैं बैच कॉस्टिंग। क्या मतलब? समझना। जैसे मान लो एक कंपनी को पर एनम 1 लाख यूनिट बनानी है, एक साल में 1 लाख यूनिट बनानी है। तो कंपनी ने क्या किया, इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1 लाख यूनिट को 5 बैच में डिवाइड करूंगा तो हर बैच की साइज कितनी हो गई? 20,000 यूनिट। 20,000 यूनिट का पहला बैच, 20,000 यूनिट का दूसरा बैच, 20,000 यूनिट का तीसरा बैच, 20,000 यूनिट का चौथा बैच और 20,000 यूनिट का पांचवा बैच। 5 बैच में कन्वर्ट कर दिया, मान लो, है ना। जरूरी नहीं है 5 ही करें, 10 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, 20 में भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 लाख यूनिट को 5 बैच में कन्वर्ट कर दिया, हर बैच की साइज क्या हो गई? 20,000 यूनिट। तो कंपनी क्या करेगी, ये जो पहला बैच है 20,000 यूनिट की, इसकी कॉस्ट शीट अलग बनाएगी। ये जो दूसरा बैच है 20,000 यूनिट का, अगेन उसकी कॉस्ट शीट अलग बनेगी। तीसरा जो बैच है 20,000 यूनिट, उसकी कॉस्ट शीट अलग बनेगी। चौथा जो बैच है उसकी कॉस्ट शीट अलग बनेगी। पांचवा बैच है उसकी कॉस्ट शीट अलग बनेगी। मतलब एक साल में 5 कॉस्ट शीट बनेगी। पहले बैच की कॉस्ट शीट, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवे की। जितने बैच, हर बैच की कॉस्ट शीट अलग बनती है। हम इसको कहते हैं बैच कॉस्टिंग सिस्टम। अब ये बैच की साइज कैसे निकालते हैं? जैसे अभी मैंने बैच की साइज निकाली 20,000 यूनिट, तो क्या 20,000 यूनिट सही है, या 10,000 यूनिट का बैच होना चाहिए, या 5,000 यूनिट का बैच होना चाहिए, या 50,000 यूनिट का बैच होना चाहिए, या 2,000 यूनिट का बैच होना चाहिए? बैच की साइज क्या सही है, इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं EBQ। पूरा नाम है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। एक बैच की साइज क्या होनी चाहिए, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम EBQ निकालते हैं। EBQ का फॉर्मूला होता है, ये सेम EOQ के फॉर्मूले की तरह ही है। हमने EOQ का रिवीजन कर लिया। EOQ हमने पढ़ा √2AB डिवाइडेड बाई सी। यहाँ पर भी ये क्या है? √2AB डिवाइडेड बाई सी। बस थोड़ा सा मीनिंग चेंज है। वहाँ EOQ में A का मतलब था एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पर A का मतलब है एनुअल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। एक साल में कितना प्रोडक्शन करेंगे, वहाँ A का मतलब था एक साल में कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है। ठीक है। अच्छा, B का वहां मतलब था ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर यहां पर है सेटअप कॉस्ट पर सेटअप। यहां पर क्या होती है? सेटअप कॉस्ट लगती है, पर सेटअप कॉस्ट लगती है, तो वो दे रखी होगी। और वहां C का मतलब था कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। यहां पर भी C का मतलब है कैरिंग कॉस्ट, यानी कि जिसको हम स्टोरेज कॉस्ट कहते हैं, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सेम वहां पर जैसे कॉन्सेप्ट है, यहां पर भी सेम टू सेम है। बस A का मतलब वहां एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल या एनुअल प्रोडक्शन, B का मतलब वहां था ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर या सेटअप कॉस्ट पर सेटअप, और C का मतलब सेम कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, या जिसको हम स्टोरेज कॉस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वहां जब हम EOQ में टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते थे तो 3 कॉस्ट को इंक्लूड करते थे, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। यहां पर केवल 2 कॉस्ट ही आती है। एक आती है सेटअप कॉस्ट
ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह नाम क्या होता है, सेटअप कॉस्ट, और एक होता है कैरिंग कॉस्ट। दो कॉस्ट को मिला के टोटल कॉस्ट कहते हैं। सेटअप कॉस्ट वैसे निकालते हैं जैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते थे। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, ए डिवाइडेड बाई EOQ मल्टीप्लाई बाई बी। यहाँ पर EOQ की जगह क्या हो जाएगा, EBQ, ए डिवाइडेड बाई EBQ मल्टीप्लाई बाई बी। और कैरिंग कॉस्ट वहां पर क्या फॉर्मूला था, EOQ डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई सी। यहाँ पर है EBQ डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई सी। ये हो गई हमारी सेटअप कॉस्ट, ये हो गई हमारी कैरिंग कॉस्ट, और ये हो गई हमारी टोटल कॉस्ट। वहां पर परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, तीन मिलाकर टोटल कॉस्ट होती थी। यहाँ पर केवल दो ही है, सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट का सेम फॉर्मूला ऑर्डरिंग कॉस्ट की तरह, और कैरिंग कॉस्ट का सेम फॉर्मूला कैरिंग कॉस्ट की तरह। क्वेश्चन नंबर इसका है 55, दो क्वेश्चन है, 55 नंबर क्वेश्चन। ऑप्टिमा लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई 24,000 बेरिंग्स पर एनम टू BKT लिमिटेड। एक साल में 24,000 बेरिंग सप्लाई करना है, मतलब एक साल में 24,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है। तो ए हो गया 24,000। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कॉस्ट 2.40 एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट पर बेरिंग पर एनम, ये सी हो गया ₹2.40। एंड सेटअप कॉस्ट पर रन ऑफ बेरिंग मैन्युफैक्चर, ये हो गया बी। सेटअप कॉस्ट पर रन या पर बैच, एक ही बात है। 648। ये हमें बताना है व्हाट इज ऑप्टिमम बैच साइज। EBQ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 24,000 मल्टीप्लाई बाई 648 डिवाइडेड बाई 2.40। 2 मल्टीप्लाई बाई 24,000 मल्टीप्लाई बाई 648 डिवाइडेड बाई 2.4 इक्वल्स टू, इसका अंडर रूट किया 3,600 यूनिट। आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। ए टेलीविजन कंपनी मैन्युफैक्चर सेवरल कंपोनेंट इन बैचेज, एनुअल डिमांड 32,000 यूनिट। तो ये हो गया ए 32,000। सेटअप कॉस्ट पर बैच, ये हो गया बी ₹1.20। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये कैरिंग कॉस्ट में आता है। जैसे वहां पर भी हम EOQ में कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दे रखी होती तो क्या करते थे, एक यूनिट की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते थे। सेम यहाँ पर भी हमें परसेंटेज में दे रखी है, और एक यूनिट की कॉस्ट क्या है, ₹16। तो ₹16 का 12% होता है 1.92। और हम इससे क्या निकाल सकते हैं, EBQ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 32,000 मल्टीप्लाई बाय 1.20 डिवाइडेड बाय 1.92 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 32,000 मल्टीप्लाई बाय 1.2 डिवाइडेड बाय 1.92। इसका अंडर रूट करेंगे 200 यूनिट। ये हो गया हमारा EBQ, और ये एंड हो गया 56 नंबर क्वेश्चन। अब हम देखते हैं, इसमें एक और टॉपिक दे रखा है, वो है जॉब कॉस्टिंग। क्या होता है जॉब कॉस्टिंग? देखो, बैच कॉस्टिंग में हम बैच वाइज कॉस्ट शीट बनाते हैं, बैच वाइज कॉस्ट शीट। जॉब कॉस्टिंग में जॉब वाइज कॉस्ट शीट बनती है, मतलब बनती सब में कॉस्ट शीट ही है। पहला टॉपिक क्या पढ़ा, कॉस्ट शीट, उसमें भी कॉस्ट। बैच कॉस्टिंग में भी बनती क्या, कॉस्ट शीट बनती है, मगर उसमें एक टॉपिक अलग है EBQ, वो हमने डिस्कस किया। जॉब कॉस्टिंग में जॉब वाइज हम क्या बनाते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं, मतलब जितने जॉब उतनी कॉस्ट शीट, इसको कहते हैं जॉब कॉस्टिंग। देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें एक कंपनी की पिछले महीने की डिटेल दे रखी है, ठीक है। फिर हमें एक जॉब मिला, इस जॉब में मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है, लेबर की कॉस्ट दे रखी है, हमें इस जॉब की कॉस्ट शीट बनानी है, ठीक है। देखो, यहाँ दे रखा है पिछले साल की डिटेल, पिछले महीने की डिटेल, 54,000 का मटेरियल, 45,000 की लेबर, 36,000 का ओवरहेड, लेबर आर्ट्स 36,000, मशीन आर्ट्स 30,000। फिर हमें एक जॉब मिला, इस जॉब में मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है, लेबर की कॉस्ट दे रखी है, मगर ओवरहेड नहीं दिए हुए। हमें ओवरहेड कैलकुलेट करने हैं तीन अलग अलग मेथड से, मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट रेट, लेबर आर रेट, मशीन आर रेट। हमने जब ओवरहेड चैप्टर का रिवीजन किया था तो मैंने आपको कहा था ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास 5 मेथड है, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेज, मशीन आर रेट, लेबर आर रेट और परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। यहाँ पर हमें ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने के लिए 3 रेट काम लेनी है, एक तो परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा लेबर आर रेट और तीसरा मशीन आर रेट। हमें कॉस्ट शीट बनानी है 3 अलग अलग ओवरहेड को कैलकुलेट करके। मैं एक काम करता हूँ, एक ही कॉस्ट शीट में तीनों ही कर लेते हैं, क्योंकि कोई ज़्यादा बड़ी कॉस्ट शीट बनेगी नहीं। जॉब कॉस्ट शीट, जॉब कॉस्ट शीट, इसमें है ओवरहेड परसेंटेज ऑफ मटेरियल, इसमें ओवरहेड लेबर आर रेट, इसमें ओवरहेड मशीन आर रेट। देखो, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट इस जॉब पर कितनी दे रखी है, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज, 6,000 का मटेरियल दे रखा है इस जॉब पर, 6,000 का मटेरियल, 6,000 का मटेरियल।
और 5000 की हमें क्या दे रखी है, लेबर की कॉस्ट दे रखी है। तो हमें इस जॉब की प्राइम कॉस्ट मिल जाएगी, प्राइम कॉस्ट 11,000, 11,000 और 11,000। फिर हमें इसमें ऐड करने हैं ओवरहेड, तो हमें इसकी टोटल कॉस्ट मिल जाएगी ओवरहेड। अब पहला मेथड ये कहता है कि ओवरहेड मटेरियल का परसेंटेज। लास्ट ईयर ओवरहेड कितने थे, 36,000। लास्ट ईयर मटेरियल कितना था, 54,000। तो ओवरहेड मटेरियल का कितना परसेंट था, 36,000 डिवाइडेड बाय 54,000 इंटू 100, 66.67% था। तो इस जॉब पर मटेरियल कितना लगा, 6,000। तो 6,000 का 66.67% कितना होता है, 4,000 होता है। तो ओवरहेड लगेगा 4,000 और इस जॉब की कॉस्ट आएगी 15,000। दूसरा मेथड कहता है कि ओवरहेड लेबर आवर रेट से निकालना है। तो लास्ट ईयर ओवरहेड कितने थे, लास्ट ईयर ओवरहेड थे 36,000, लास्ट ईयर लेबर आवर्स कितने थे, 36,000, मतलब पर आवर 1 रुपये। इस जॉब पर कितने लेबर आवर्स लगे, 4,000। तो 4,000 इंटू 1, ओवरहेड 4,000, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई जॉब की, 15,000। तीसरा मेथड कहता है मशीन आवर रेट। लास्ट ईयर ओवरहेड कितने थे, 36,000। लास्ट ईयर मतलब लास्ट मंथ में मशीन आवर्स कितने थे, 30,000। तो ओवरहेड पर मशीन आवर 1 रुपये 20 पैसे। इस जॉब पर मशीन आवर्स कितने लगे, 2400। 2400 इंटू 1 रुपये 20 पैसे होते हैं 2880। तो ओवरहेड होंगे 2880। तो टोटल कॉस्ट होगी 13,880। जनरली जॉब कॉस्ट का क्वेश्चन मतलब आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, और ये वही पॉइंट है जो हमने ओवरहेड के चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा इस चैप्टर का रिवीजन हो जाता है एंड 3 टॉपिक, कॉस्ट शीट, बैच कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपको याद रखना है, बैच कॉस्टिंग में EBQ आपको ध्यान रखना है, और जॉब कॉस्टिंग जनरली वैसे ही है जैसा हमने ओवरहेड के चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक और चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू, टेक केयर।